Assalamualaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So 9th क्लास के विद इन वीक पेपर्स हैं एंड आई नो ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे, नर्वसनेस भी होगी, बट डोंट वरी, पेपर बहुत इजी आएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने बुक की एक्सरसाइजेस के कोई क्वेश्चन, कोई एमसीक्यूज को नहीं छोड़ना है एंड देन फास्ट पेपर ज़रूर करने, प्रैक्टिकल सेंटर के ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हैं इनको सॉल्व कर लेना है। इसके मैं आपको बायोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू सॉल्व करवा दूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल होते हैं। आपको पता चल जाता है, एक आइडिया हो जाता है बेसिकली कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, इसको अटैम्प्ट करके या कैसे पेपर आ सकता है। एमसीक्यू नंबर 1 है द कॉमन नेम ऑफ ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इज। सो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस का कॉमन नेम होता है मस्टर्ड और इसको लोकल लैंग्वेज में सरसों भी कहते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है, अब आप भी देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। हमने क्या पढ़ना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पूछा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम अबाउट टेक्निक्स पढ़ते हैं और लाइक आपने पढ़ा होगा अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह, तो वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन। अब दूसरी है जेनेटिक्स, तो जेनेटिक जेनेसिस से निकला है, जीन से निकला है। हम हेरिडिटी करेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी होता है या साइटोलॉजी होता है, इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है जो सबसे मुख्तलिफ हो। यहाँ पे दिया हुआ थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस एंड रेशो। आपको ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कुछ मेथड होते हैं और वो मेथड से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं हमेशा। अब इनका कुछ सीक्वेंस होता है। पहला सीक्वेंस होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं, देन हाइपोथेसिस देते हैं साइंटिस्ट, ये एक इंटेलिजेंट गैस होता है जो साइंटिस्ट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। देन रीजनिंग आ जाती है, हम रीज़न देते हैं कि भाई ये किस वजह से हो रहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स। उसके बाद क्या आता है, रीजनिंग के बाद हम अबाउट पढ़ते हैं कि भाई ये जो रीज़न है ये ठीक भी है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट आती है, रिजल्ट के बाद कंक्लूजन कि भाई कंक्लूजन ये है कि इसी की वजह से ये चीज़ हो रही है। फाइनल स्टेप साइंटिफिक मेथड का यही होता है, कंक्लूजन। उसके बाद थ्योरी बनती है। ये जो साइंटिस्ट हैं ये थ्योरी को वेरी करते हैं डिफरेंट वे में देन नॉन साइंटिस्ट। इसके लेकिन साइंटिस्ट का मतलब होता है कि नेचुरल फिनोमेना है, ये रिपीट करते हैं ऑब्जर्वेशन को, डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको हम कहते हैं थ्योरी। एंड देन लॉ होता है, लॉ का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट फैक्ट है, उसको हम लॉ कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है डेटा एनालिसिस जिसमें रेशो वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे कहा हुआ है सिलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ पे पहले क्या था, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, फिर था रीजनिंग, फिर था एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस सबसे अलग है एंड देन फिर हमारे पास रिजल्ट कंक्लूजन आया था, थ्योरी, लॉ और डेटा रेशो था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑड वन और मुख्तलिफ कौन सा हुआ, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को आपने याद करना है। मेटाफाइटा इंक्लूड करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है एलजे क्योंकि ये फंजाई एलजे प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, एंगोस्पर्म, गाइम्नोस्पर्म, ब्रियोफाइटा, ये सारे के सारे इंक्लूड है इन द किंगडम मेटाफाइटा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिन वॉल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ सेल विच सेपरेट आउट सेल फ्रॉम अनदर सेल इज कॉल्ड। तो देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है 3 लेयर्स में। एक लेयर होती है प्राइमरी वॉल, एक होती है सेकेंडरी वॉल और एक होती है मिडल लैमेला। ये जो मिडल लैमेला है इसको हम सीमेंटिंग लेयर के तौर पे भी बोलते हैं और ये एक मिडल के तौर पे काम करता है। ये क्या काम करता है, ये एक कॉमन लेयर होती है बिटवीन टू सेल्स और दो सेल्स सेपरेट भी जब भी होंगे जब ये लेयर डिसॉल्व हो जाएगी। दैट्स व्हाई हम इसको मिडल कहते हैं, मिडल लैमेला, क्योंकि टू सेल्स के बिटवीन होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे मिडल लैमेला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी कॉल्ड। एक होता है ट्रांसपोर्ट एक्टिव, एक होता है पैसिव।
पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत इजी होता है, हायर टू लोअर कोई भी चीज़ जा रही है ऑफ कोर्स। जब अगर हम टंकी की बात करते हैं तो ऊपर वाली टंकी से नीचे टंकी में पानी आ जाता है विदाउट यूजिंग एनर्जी, बट नीचे से अगर आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपको एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका रिवर्स आ जाता है, उसमें हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस करा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स बाय यूजिंग एनर्जी। उसमें एनर्जी यूज़ होती है। अगर नीचे वाली टंकी से ऊपर वाली टंकी में पानी भेजना है तो उसमें आपकी एनर्जी लगेगी, आप बाल्टी भर के ही ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वॉल खोलेंगे और वो पानी भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को याद रखना है कि उसमें एनर्जी यूज होती है और वो फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की। डिफ्यूजन और फैसिलिटी डिफ्यूजन में ये फ़र्क होता है कि ये फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो मूवमेंट हो रही है सब्सटेंसेस की, बट फैसिलिटी डिफ्यूजन में बाय कैरियर प्रोटीन हो रही होती है। प्रोटीन होती हैं जो उस सब्सटेंस को लेती हैं देन ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस होता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके जरिए फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही होती है आइंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट फॉर। सो याद रखिएगा कि क्रोमोसोम का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, और ये एक मिसनोमर है। इसका ये मतलब होता है मिसनोमर, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर्ड बॉडी नहीं है बेसिकली। और किसने ये टर्म दी थी, तो वो साइंटिस्ट थे वॉल्टर फ्लेमिंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट। तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको जरा आपने बगैर कंफ्यूज हुए सही से पढ़ना होता है, आंखें खोल के। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इन सब से मुख्तलिफ। तो सारे करेक्टर्स हैं एंजाइम के लेकिन ये नहीं है। तो एंजाइम स्पीड अप करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, ऑफ कोर्स एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है विदाउट यूज, मतलब वो यूज़ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई वो यूज़ हो गया, वो हमें वापस से प्रोडक्ट में मिल जाता है, देन वो रीयूज होता रहता है। एंजाइम सेंसिटिव होते हैं माइनर चेंज इन पीएच, यस ऑफ कोर्स वो पीएच के टेम्परेचर के सब सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम एक्टिविटी एनहेंस होती है बाय इनहिबिटर्स, नो एनहेंस नहीं होती है बाय इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स का मतलब होता है इनहिबिट करने वाला। तो इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को वो इनहिबिट कर देंगे। दैट्स वाई यहाँ पे सारे करेक्टर्स एंजाइम के, बट थर्ड वन नहीं है। नेक्स्ट है एंजाइम पोर्शन वेयर सबस्ट्रेट अटैच कॉल्ड एक्टिव साइट। सो एक कम्पिटेटिव होता है और एक नॉन कम्पिटेटिव होता है। आपको पता होगा कम्पिटेटिव में एक्टिव साइट के पास जॉइंट हो जाते हैं, लाइक देखें उसको हटा दें या तो फिर एंजाइम पोर्शन है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है, वो एक्टिव साइट ही ऊपर होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, एंड देन फिर एंजाइम अपना काम करना शुरू करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, क्योंकि ये एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 180 ATP molecules are produced. How many moles of glucose consumed during this process? सो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन है और इसमें रेस्पिरेशन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ये याद रखिएगा कि एक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से या उसकी कंज्यूमेशन से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं 36 ATP। 36 ATP या फिर kg पर मोल एनर्जी होती है, वो होती है 2827। तो यहाँ पे ATP के बारे में पूछा हुआ है। अब जब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स 180 नहीं आएगा, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है, आपने सिर्फ और सिर्फ 36 को मल्टीप्लाई करते जाना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 5, 8, 10। एलिमिनेट करते जाते हैं हम एंड देन आंसर आ जाता है। आपने ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से अपने एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन निकालना है और बगैर कंफ्यूज हुए। ये आपका पहला पेपर होगा इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में समझा रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिसमैच। इसका मतलब होता है कि मैचिंग द कॉलम आपने पढ़ा होगा, उसमें अगर आपने एक कोई आपके पास वर्ड दिया हुआ है और उसको दूसरे वर्ड से मैच करना है जो सैनोनियम है, तो ऑफकोर्स अगर आपने गलत कर दिया तो वो मिसमैच कहलाता है। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है मिसमैच को। प्रोटीन अमाइनो एसिड दिए हमें, आपको पता होगा कि एक होता है पॉलीमर और एक होता है मोनोमर। मोनोमर से पॉलीमर बन रहे होते हैं, अमाइनो एसिड मोनोमर होता है और जो प्रोटीन होता है वो पॉलीमर होता है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्लासिफिकेशन हो रही होती है, मोनोसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो
ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, जिससे आगे जाके ओलिगो भी बन रहे होते हैं। अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाए तो क्या बनेगा? उससे माल्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है? सक्रोज बनता है। ग्लूकोज लैक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड, जिससे आगे जाके सारे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बन रहे होते हैं। पॉलीसेक्राइड में क्या आ जाता है? पॉलीसेक्राइड में स्टार्च आ जाता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, सेलुलोज आ जाता है। तो इसके जो मोनोमर होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है, आरएनए होता है। टू काइंड्स है न्यूक्लिक एसिड है कि एक होती है डीएनए और एक होती है आरएनए। आरएनए का मतलब है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड से बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी, फैट्स और स्टार्च। और ये मिसमैच है क्योंकि स्टार्च इज द पार्ट ऑफ पॉलीसेक्राइड। ये कोई फैट का पार्ट नहीं है, ना कोई ये लिपिड वगैरह है, इसलिए हम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लगाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वीन विच ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम किडनीज इज कॉल्ड। सो यहाँ पे सबसे पहले तो कंफ्यूजन होती है, या तो हेपेटिक होगा या रेनल होगा। याद रखिएगा कि रेनल वीन होती है, रेनल हम यूज़ करते हैं फॉर किडनी, जबकि हेपेटिक यूज़ होती है फॉर लिवर। फीमोरल का मतलब है फीमर से निकला है, और ये लोअर लिम्ब से ब्लड को लेता है। वीन्स और आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, एंड veins are the blood vessels which carry the blood towards the heart. So that's why veins bring कर रही हैं blood को from kidneys is called renal vein. हेपेटिक लिवर है, जबकि पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन होती है। ये मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ज़रा एक्सेप्शन होती है। बट आपने यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है कि किडनीज के लिए कौन सी वेन का नेम यूज़ हो रहा है, फिमोरल कौन सी है, हेपेटिक कौन सी है। नेक्स्ट MCQ है द लीव्स विच हैव स्टोमेटा ऑन देयर लोअर एपिडर्मिस। तो स्टोमेटा की बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। वो लीव जिनके पास स्टोमेटा होता है लोअर एपिडर्मिस पे, उसको हम बायफेशियल लीव्स कह रहे होते हैं। और वो लीव्स जिनके पास स्टोमेटा अपर पे भी होता है और लोअर पे भी होता है, वो मोनोफेशियल लीव्स होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बायोफेशियल लीव्स। और इसमें एग्जांपल आ जाती है मैंगो की। मैंगो में जो लीव्स होते हैं उनके पास स्टोमेटा होता है लोअर एपिडर्मिस पे, जबकि एक और लीव्स होते हैं जिनके पास अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा होता है, तो वो फिर वाटर लिली आ जाता है। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये MCQ समझ आ गए होंगे। बहुत ईजीएस्ट MCQs हैं, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको कोई और भी MCQ सॉल्व करवा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट सेड, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और ये पहली दफ़ा होंगे तो आई नो कि नर्वसनेस भी होगी, बट इंशाल्लाह बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।